मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में मंत्री होने के बाद 6 टनल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो वो कोंकण रेलवे को दिया था, एल&टी ने भी 2 टनल बनाई, एससीसी ने भी बनाई थी। तो हमारे दिमाग में ये बात पक्की बैठी है कि जो पहाड़ यानी पत्थर, ये हमारे मन का परसेप्शन है कि भाई कोई पहाड़ है दिखता है तो पत्थर। अब जब मैं हिमालयन टेरेन में घूमता हूँ तो यह नया अर्थ निकला, पहाड़ यानी मिट्टी का बड़ा ढिकारा बना हुआ है और अंदर में सफेद वाले पत्थर है। और इसके कारण हमारे टोटल विजन जो इसमें काम करने की वो लगभग फेल हो गई है। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरेन ही ऐसा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये टीपीआर बनाने वाले आप में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां, सरकारी अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। और टेंडर निकालने भी अभी मिनिस्टर तो बेचारे कोई समझने वाले रहते ही नहीं, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसे डालते हैं कि जन्म होने के पहले ही कौन सी लड़की कैसे होगी इसके पूरे प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक मंत्री थे, वो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में तो उन्होंने हद कर दी थी। इतना ही लिखना बाकी था कि काला कोट पहनकर जो आएगा टेंडर लेने के लिए उसी को टेंडर मिलेगा, इतना ही लिखना बाकी था। और ये जो बड़े कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से, अभी मुझे कोई संकोच नहीं कि बड़ी कंपनियां ही अपने हिसाब से, बहुत से, सब लोग ऐसा नहीं मैं कहूंगा, जिनको लगती मेरी टोपी वो पहचान गए कौन किसको कह रहा हूं, तो वही बराबर टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से कराते हैं। हमें लगता है कि सरकार हम चलाते हैं, सरकार में भगवान का महत्व नहीं होता, सरकार में महत्व केवल नंदी का होता है। और वो चेक करता है क्या है, जो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, वो गाइड एंड फिलोसोफर होता है और जो फाइल पर लिखता है वही सेक्रेटरी, डीजी साइन करते हैं, साहब के लिए नहीं कह रहा हूं मैं वही साइन करता है और मंत्री भी वैसे ही साइन करता है। ऐसा ही हमारा राम राज्य है और इसके कारण कॉस्ट बहुत बढ़ती है। मैं पहली बार झोजिला टनल के बारे में 12,000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था और एसोसिएम के साथ साल भर हमने स्टडी किया और बहुत से करके टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में मैंने भी खूब इंटरेस्ट लिया और पहली बार 7-8 पार्टियां क्वालिफाई हुई और हमारे कम से कम, अभी ये इनको काम मिला है मेधा इंजीनियरिंग को, तो हमारे 5,000 करोड़ बच गए। द प्रोजेक्ट विच वॉज सैंक्शन फॉर 12,000 करोड़ वो 5,200-300 करोड़ में होगा। इसका कारण कंपटीशन हुई। जब ब्रिजेस में भी ऐसे ही होता है, जैसे एक व्यक्ति अगर 2 मंजिले की बिल्डिंग बना सकता है तो 10 मंजिले बनाने में क्या एक ही बात है, केवल ऊपर जाना है कंक्रीट भर के स्लैब डालते हुए।
तो ये हमारे यहाँ सरकार में बड़े दिमागदार लोग हैं, बोलते 3 मंजिले बनाए क्या, 5 मंजिले बनाए क्या, 8 मंजिले बनाए क्या, और फिर उसमें से 2 ही आदमी निकलते 10 मंजिले वाले, फिर उसमें भी लिख देते कि 10 मंजिले जिसने कंप्लीट किया है वही होगा। फिर कहेंगे कि इन्हें 10 मंजिले बनाए होंगे पर कहीं लीकेज हुआ होगा तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो बराबर कोई ना कोई पानी आता ही है तो वो बराबर डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको डीपीआर अच्छा करना चाहिए। ये डीपीआर के बारे में अभी ये लैंडस्लाइड लगातार हो रही 4 धाम पर, अभी आखिरी में वहां तो इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर अब जब मैंने ये देखा तब मैंने कहा कि ये हर साल लैंडस्लाइड हो रही, लोग मर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये करें कि भाई कुछ टनल ज्यादा बनाए, पर एक बार परमानेंट तो सोल्यूशन होगा। हम लोगों के जीवन से क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्राटा ही ऐसा है कि वहां कभी भी गिर सकता है। तो मुझे लगता है आपसे मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि जो ब्लैक रॉक है वहां जो टनलिंग है और जो हिमालयन टेरेन में है, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करके इसका अध्ययन करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह टनल डालकर, हमारे यहाँ नागपुर में मैंने हिम्मत से एक प्रयोग किया था, हमारा एक रेलवे अंडरपास बनाना था। तो नेचुरली हमारे यहाँ मद्रास, दिल्ली और मुंबई कलकत्ता दोनों लाइन एक ही जगह से जाती है, 180 ट्रेन जाती रोज, और वो नीचे में अंडरपास बनाना यानी उसको ट्रेन को 4 घंटे का लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो एक ने मुझे कहा कि हम बनाते, हमने पुशबैक टेक्नोलॉजी से प्रीकास्ट किए हुए ब्लॉक को लगाकर धीरे धीरे पुश करके उन्होंने अभी 1, 2, तीसरा भी अभी बनाया, और रेलवे 1 मिनट भी नहीं रुकी। अब जहां इस प्रकार के लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां प्रीकास्ट का उपयोग करके हम उसको कम से कम कवर करें। जो डेंजरस स्पॉट है, रेड स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, तो प्रीकास्ट का उपयोग करके अगर हम उतना एरिया कवर करके रखते तो भी होगा। या दूसरा ऐसा होगा कि कंक्रीट की पिलर लेकर उसके ऊपर में स्लैब तैयार करके वहां से कुछ जगह हमारे यहाँ प्रयोग हुआ है। तो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जनता की, लोगों की सेफ्टी। ये अच्छी बात नहीं है कि लैंडस्लाइड्स होती है, हर साल बरसात में होती है, हर साल बाढ़ आता है और हर साल लोग मरते हैं, बादल फटता है। वी नीड टू फाइंड आउट सम परमानेंट सोल्यूशन, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना चाहिए। और इसलिए अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स है, अभी जैसे ग्लास फाइबर स्टील है, लाइट है, अच्छे है। अभी हमारे यहाँ मैं 3 साल से पीछे पड़ा हूं कि समुद्र के बाजू में जो ब्रिज बनते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा दे के बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग बोरिंग मशीन्स होगी वो पावरफुल लगेगी, पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे 2 प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरेन के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। और दूसरा जो पुशबैक टेक्नोलॉजी से प्रीकास्ट के बनाए हुए बड़े बड़े ये करके पुशबैक करके हम अंदर जाएंगे, तो ये हो सकता है क्या? कोई भी चीज में सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए उद्योग, व्यापार और इंडस्ट्री में 4 बातें जरूरी होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट।
अब प्रॉब्लम है